Namaskar dosto, welcome to my channel. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon for getting regular notifications videos. This is a pre-market report video for 4th March 2026 and that's for Wednesday. तो आज तो छुट्टी है होली का चलते हुए, लेकिन होली के महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में आज होली मनाएगा। नॉर्थ इंडिया में तो कल ही होली है, लेकिन कल क्या हमारा मार्केट ओपन रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग आज क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम लोग ग्रुप परफॉर्मेंस के ऊपर एक बार नज़र मार देगा, चार्ट रिव्यू, एफ डाटा, टेक्निकल व्यू, आउटलुक, प्री मार्केट रिव्यू एंड लेवल्स. Then we are also going to focus some time on the global news, especially Iran news and what impact it can create on India. चलिए, so let us first understand अभी जो ईरान, यूएस और इसराइल के बीच में जो वार चल रहे, इसमें हमारे लिए क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे न्यूज़ चैनल में आपको ये देखने को मिल सकते हैं, ईरान वार अपडेट्स वगैरह, और न्यूज़ चैनल में आपको मिल सकते हैं तो बहुत सारे अपडेट्स। तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम ईरान और यूएस का जो वार है उसके बारे में बात करना नहीं चाहते हैं कि ईरान ने कितने मिसाइल छोड़ा और यूएस ने ईरान का कितना साइट पर अटैक कर दिया, कितना लोग मारा गया। इन सब चीज़ों में हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करना नहीं चाहते अपना वीडियो में, क्योंकि वो सब आपको पता ही है, आप न्यूज़ फॉलो करते हैं। तो हमारा चैनल है एक फाइनेंशियल मार्केट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए बना हुआ चैनल है। तो हम लोग ये वार का इम्पैक्ट हमारा मार्केट में क्या पड़ सकते हैं और आगे जाके हमारा मार्केट क्या रिएक्शन दे सकते हैं, ये सब चीज़ों में खाली हम लोग फोकस करेगा और आलतू फालतू चीज़ों के बारे में हम लोग कुछ बात करने वाला है नहीं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कौन कौन सी सेक्टर, किन किन सेक्टरों में ये असर पड़ सकते हैं। फ्यूल एंड एनर्जी, तो हायर ऑयल प्राइसेस हमें पता ही है, जैसे वार शुरू हुआ तो क्रूड में अभी तक करीब 15% का बढ़ोतरी देखने को मिला। मैंने कई बार आपको बोला जैसे वार स्टार्ट हो जाते हैं क्रूड 6500 के ऊपर चलना शुरू कर देगा। मुझे लग रहा है अगर वार एक दो हफ्ता ऐसे चलेगा विदाउट एनी रिजल्ट, या ईरान और यूएस के बीच में कोई समझौता नहीं होते, दोनों कंट्री कोई पीस डील के लिए रेडी नहीं होते, तब क्या हो सकते है, क्रूड का दाम है $100 पर बैरल के ऊपर चला जाएगा। अब चाहे तो लिख कर रख लेना। तो हमारे लिए क्या, हम लोग एक इम्पोर्ट कंट्री इंडिया, हमारा अभी भी क्या है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह का परसेंटेज बहुत ही कम है, हम लोग पूरा क्रूड पर डिपेंडेंट है हमारे इकोनॉमी। जैसे क्रूड का दाम बढ़ जाते है, हमारा इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली इंडिया में बढ़ जाते हैं और सारे सेक्टरों में इसका असर आपको देखने को मिल सकते हैं। सारे चीज़ महंगा हो जाएगा, इंक्लूडिंग आपका जो वेजिटेबल्स होगा, जो आपका ग्रोसरी, सब कुछ महंगा हो जाएगा। तो इंडिया के लिए ये वॉर अच्छा नहीं है। और एक और बात है, हॉर्मुज स्ट्रेट है। तो कल मैंने बोला है कि 70% ऑफ द ग्लोबल ऑयल इट इज राउटेड थ्रू हॉर्मुज, लेकिन वो गलत है। 70% ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज, जैसे इंडिया का हो गया 50%, चाइना का हो गया 50%, जापान का करीब 70%। देखने वाला बात है कि तीन बड़े इकोनॉमी है, इंडिया, चाइना, जापान। हम सबका जो ऑयल ट्रैफिक चलते हैं हॉर्मुज से, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान बंद कर देते तो हमारे लिए सबसे बड़ा इम्पैक्ट हो सकते हैं। अभी हम लोग देखेगा तो इंडिया का क्रूड रिजर्व है, इट कैन सस्टेन ओनली फॉर 2 मंथ्स। अगर मान लो 2 महीने तक हमारे लिए कोई सप्लाई नहीं मिलते बाकी जगह से, तो हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि हमारा ऑयल रिजर्व है। 2 महीने के ऊपर हो गया तो हमारे लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती। तो ये जो बढ़ते हुए क्रूड है, इसका असर हमारा रूपी में देखने को मिल सकते हैं। और जितना भी सेक्टर है, जैसे टायर सेक्टर हो गया, पेंट सेक्टर हो गया, उन सब सेक्टरों में असर आपको देखने को मिल सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है करेंसी, मैं हम लोगों ने बोल दिया वीकर रूपी, क्योंकि जब भी क्रूड का दाम बढ़ जाते हैं तो ये डॉलर के लिए अच्छा हो जाते हैं। डॉलर मजबूत हो जाते हैं, हमारा रूपी और वीक हो जाते हैं। वैसे हमारा रूपी गिरा पड़ा हुआ है, ये और गिर सकते हैं। तो इसका दर क्या हो सकता है, जितना भी जो
ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स जैसे टायर सेक्टर हो गया, पेंट सेक्टर हो गया, इवन मेटल सेक्टर, उन सब में गिरावट देखने को आपको मिल सकती है। तो उन सेक्टर में आप देख देख लेना। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर रहते हैं, क्योंकि उनका अभी के हॉर्मुज से, अगर हम लोग हॉर्मुज छोड़ के जाएगा तो बहुत लंबा रास्ता पकड़ना पड़ेगी, तो उसके लिए क्या आप जो शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाते, वो पूरा कमोडिटी के ऊपर आ जाते। और जो ट्रेड डिस्ट्रप्शन भी चलेगा, जितना भी जो वेजिटेबल वगैरह फ्रूट्स वगैरह मिडिल ईस्ट में हम लोग बेचते हैं, वो सब खराब हो जाएगा, क्योंकि सब बंद पड़ा रहेगा, तो कैसे जाएगा। उन सेक्टरों में हमको असर देखने को मिल सकते हैं। चाहे तो अब जो भी एक्सपोर्ट सेक्टर है, उन स्टॉकों को कोई भी बाउंस आते हैं, आप उसको सेलिंग नजरिए कंसिडर कर सकते हैं। ट्रैवल, आपको पता ही है एयरलाइन वगैरह को कितना नुकसान हो चुका है, कितना दिन से बंद पड़ा हुआ है। दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट था दुबई, अभी तो दुबई में कितना दिन से, पिछले 2-3 दिन से पूरा बंद पड़ा हुआ है। कल इन्होंने कुछ पार्शली थोड़ा फ्लाइट को छोड़ दिया, लेकिन अभी भी ज़्यादा तरह पूरे बंद है। मिडिल ईस्ट से जितना भी यूरोप और यूएस के लिए फ्लाइट रवाना होता है, वो सारे मिडिल ईस्ट से ऑपरेट होते हैं। एमिरेट्स हो गया, कतर एयरवेज हो गया, इतिहाद हो गया। तो इन सारे सेक्टर में बहुत सारे असर आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि फ्लाइट उड़ नहीं सकते। ये जो इनका मिसाइलें चलते हैं और जितना भी ड्रोन्स वगैरह है ईरान का, उन सब इसमें से टकरा सकते हैं। तो ये सेक्टर बहुत ही मुसीबत से खड़ा चल रहा है अभी। कौन सी, ये एविएशन सेक्टर। और इसी के चलते हुए एयरफेयर चार्जेस वगैरह बढ़ सकते हैं। लोग अगर मान लो हमारे जितना भी लोग रहते हैं मिडिल ईस्ट वगैरह में, अगर वो लोग इंडिया आना चाहते तो हायर फेयर देना पड़ता है इनको। तो एनर्जी में सबसे बड़ा फोकस है। तो क्यों, हमें एक सवाल आता है, ये सब आप समझ ही होगा, इंडिया और यूएस का वार और हमारा इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा कितना लोग, लाखों लोग मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज से जरिए जो पैसे आते हैं, उन सब में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। तो हमारा मार्केट भी इसका रिएक्शन दे सकते हैं आगे जाके। चलिए हम लोग एक और चीज जानने के लिए कोशिश कर सकते हैं, क्यों इतना जल्दी यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। एक ही बात को छुपाने के लिए कर रहे। एप्स्टीन फाइल फाइल के जरिए ट्रम्प का नाम आने वाला था। इसमें क्या हो सकता था, ट्रम्प का इम्पीचमेंट तक बात आगे बढ़ सकता था, अगर ट्रम्प ने गिल्टी प्रूवन कर दिया तो ये हो सकता था। तो इसको अवॉइड करने के लिए ट्रम्प ने क्या कर दिया, पूरा डिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी टेक्निक यूज किया। तो पूरा सबका नजर अभी क्या है, ईरान और मिडिल ईस्ट पे चला गया। एप्सिन के बारे में कोई भी चैनल बात करते ही करना तक नहीं चाहते। तो क्या हो सकते, ये वॉर लंबा चल सकते। जितना लंबा चलेगा उतना ट्रम्प के लिए अच्छा है। ट्रम्प और बिल गेट्स, बहुत सारे बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं एप्सिन के साथ। उन सबके ऊपर कार्रवाई आ सकते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए इनको ये वॉर को ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा देर ये लगा रखेगा, उनके लिए अच्छा है। तो ये देखते रहना। चलिए हम लोग अभी एक बार एफएनओ के ऊपर भी हम लोग चर्चा करते हैं, उसके बाद हम लोग चार्ट के ऊपर चलते हैं। एफएनओ डाटा में क्या हुआ था, तो मंडे को पूरा निफ्टी के एक्सपायरी हम लोग देख लिया। तो इंडेक्स कॉल और इंडेक्स पुट में क्या हुआ था, ये जो पोजीशंस आप देख रहे हैं, जो रिटेलर का सेलिंग नेगेटिव, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, सारे लॉन्ग और शॉर्ट क्लोज हो चुके हैं। बचा हुआ जो पोजीशन है वो इधर दिख रहे हैं। एक्चुअल में ये फ्रेश सेलिंग नहीं है, और जो पुट भी दिख रहे हैं फ्रेश बाइंग नहीं है। उन लोगों ने कुछ कवर किया था, उनका शॉर्ट और लॉन्ग को कवर किया, उसी का लेफ्ट ओवर पोजीशन इधर दिख रहा है। सेम एफ ए और डी एक है, लेकिन क्या है, इंडेक्स फ्यूचर में फ्रेश लॉन्ग्स रिटेलर ने ऐड कर दिया। ये अच्छा नहीं है मार्केट के लिए। और एफ ने एडिशनली 20,000 इंडेक्स फ्यूचर सेल कर दिया। दिस डाटा इज मिक्स्ड टू बेयरिश। इंडेक्स कॉल का भी डाटा नेट हम लोग देखेंगे तो अभी भी ये बेयरिश डाटा है। मंडे का पोजीशन हम लोग देखेंगे तो एफ और प्रोस का बाइंग दिख रहे हैं, लेकिन ये फ्रेश बाइंग नहीं है। मैंने बोला था इतना शॉर्ट और लॉन्ग है, जो एक्सपायरी के चलते हुए लोगों ने क्लोज कर दिया, उसी के चलते हुए ये डाटा ऐसे दिख रहे।
तो नेट पोजीशन के ऊपर आपको ध्यान रखना है क्योंकि एक्सपायर हो चुका है। नेट पोजीशन देखेगा तो रिटेलर बुलिश है, एफए एंड प्रोस आर बेरिश, सो दिस डाटा इज bearish data, though I have written mixed to bullish, but this is bearish data. इंडेक्स पुट का भी वही है सेम, इनका जितना जितना भी पुट शॉर्ट है उन लोगों ने 1.58 लाख को क्लोज कर दिया, तो वही इधर दिख रहे हैं, लॉस में बुक कर लिया होगा। और प्रोस ने भी उसका जितना भी शॉर्ट था अच्छा खासा प्रॉफिट में उन्होंने भी कवर कर दिया, तो इसलिए सेलिंग दिख रही है, लेकिन ये फ्रेश सेलिंग नहीं है, इन लोगों ने लॉन्ग्स और शॉर्ट क्लोज किए हुए। सो इफ यू लुक एट द नेट पोजीशंस, बिकॉज एक्सपायरी हो चुका है, नेट पोजीशन देखेगा तो रिटेलर अभी भी बुलिश है 4.41 लाख और उसका शॉर्ट खड़ा हुआ है, बाकी जितने मार्केट पार्टिसिपेंट्स सब लॉन्ग लेकर जा चुके हैं। सो दिस डाटा इज ऑल्सो, दो आई रिटर्न मिक्स्ड टू बुलिश, बट दिस इज ऑल्सो बेरिश डाटा। स्टॉक फ्यूचर में रिटेलर ने कुछ सेल कर दिया, एफए इन्हें हल्का सा बाइंग किया, ये बाइंग नहीं कर सकते, हल्का सा ही हो सकता है इसका हेडजिंग के लिए बाई किया होगा, और प्रोस ने थोड़ा सा बाई किया, दिस डाटा इज मिक्स्ड टू बुलिश। लेकिन स्टॉक कॉल में बबर शोर फिर से जिंदा हो गया, किसी को ये लॉन्ग का प्रॉफिट लेने नहीं देगा, तो पूरा लॉन्ग इन्होंने बाई करते जा रहे हैं, इसका लॉन्ग पहुंच गया 5.44 लाख, दिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर मार्केट, दिस इज अल्ट्रा बेरिश डाटा। स्टॉक पुट में भी रिटेलर ही अकेला बुलिश जा रहे, तो उसका नेट शॉर्ट पहुंच गया 2 लाख, बाकी जितना मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो लॉन्ग लेके जा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अल्ट्रा बेरिश डाटा। So overall, if I wanted to conclude, retailers are mixed to bearish in index option. It is because of the expiry. Otherwise, they are bullish here as well if you look at the net position. And in stock option, they are mixed to bullish. FA mixed to bearish in index and stock options. Pros mixed to bullish in index and mixed to bearish in stock options. थोड़ा सा मिक्स से जो ग्लोबल मार्केट कहाँ जाएगा उसी डायरेक्शन में हमारा मार्केट भी जा सकते हैं। कैश मार्केट का डाटा, DI परचेस 8,594 करोड़ एंड FI सोल्ड 3,296 करोड़, बाकी जितना भी सेलिंग है ये प्रोस और रिटेलर ने किया होगा। चलिए हम लोग अभी चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो सर निफ्टी का हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, हमारा कोशिश यही रहेगा मार्केट का आगे कहाँ तक सपोर्ट बन सकते, और अगर मार्केट नीचे गिरना शुरू हुआ तो कहाँ तक इसका फॉल हमें देखने को मिल सकता है ये वार का चलते हुए। तो मंडे का मार्केट हम लोग देख रहे तो मंडे का लो पॉइंट था 24,600, ये एक क्रूशल पॉइंट, अगर 24,600 तोड़ दिया तो मार्केट एक बार 24,530 तक आ सकते हैं, वो भी तोड़ दिया तो नेक्स्ट सपोर्ट है 24,400 तक आ सकते हैं, वो भी टूट गया तो 24,330 तक आ सकते हैं। ये है अभी के लिए इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल मुझे दिख रहे हैं। मंडे का बात क्या हुआ था, मंडे मार्केट ने बहुत बड़ा गैप डाउन खोल दिया, लेकिन वहां से एक इमीडिएट एक बाउंस आया 200-300 पॉइंट, वहां से फिर से एक सेलिंग चालू हुआ था, वहां से गिरते गिरते ये 600 तक आ गया, लेकिन क्या एक्सपायरी के चलते हुए इसमें अच्छा खासा बाइंग आया, SIP मनी का पावर है, तो लास्ट में DI ने अच्छा खासा पंप किया, वहां से 300 पॉइंट्स का अच्छा खासा अप मूव देखने को मिला, जाते जाते थोड़ा सा सेलिंग भी देखने को मिला। तो कल के लिए क्या लेवल ध्यान रखना है, मैं इसको ये भी डाल देता हूँ, जब तक ये 24,900 के ऊपर नहीं जाते आप उसको लॉन्ग नहीं जाना। शॉर्ट के लिए ये लेवल मार्क करो 24,820, मैं 800 सेफ प्राइस 800 के नीचे बिंदास शॉर्ट कर लेना, और इसमें कुछ देखने के लिए कुछ है नहीं। बैंक निफ्टी हम लोग देखते हैं, बैंक निफ्टी का भी हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे इसका सपोर्ट डेली टाइम फ्रेम में यूज कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में अच्छा खासा एक रिकवरी देखने को मिला, लेकिन बैंक निफ्टी का इमीडिएट नेक्स्ट सपोर्ट मुझे देख रहे 57,750 तक आ सकते हैं, यहाँ से 2000 पॉइंट और गिर सकते हैं, तो देखते रहना। इसमें हम लोग एक डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहे 59,950, इवन 60,000 के ऊपर ही आप लॉन्ग कंसिडर करना, मेरे हिसाब से लॉन्ग अवॉइड करना ठीक है बैंक निफ्टी में। अगर आपको शॉर्ट करना है तो 800 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, आपको टारगेट मिल सकते हैं 59,300 तक टारगेट, इवन 59,000 भी आपको टारगेट मिल सकते हैं, तो देखते रहना। सेंसेक्स में हम लोग चेक करते हैं, सेंसेक्स में भी डेली टाइम फ्रेम में देख रहा कहाँ तक इसका फॉल आ सकते हैं, मुझे दिख रहे 77,500 एक लेवल है, अगर ये टूट गया तो
77,500 तक आ सकते, 78,500, 77,500, इवन 76,500 तक भी टारगेट ओपन होते हुए दिख रहे हैं। कोई सपोर्ट है नहीं है, अब टूट टाट जाएगा ये। लॉन्ग के लिए आपको 80,300 के ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर करना मेरे हिसाब से। वेडनेसडे को अवॉइड कर लेना, तो बेटर अवॉइड लॉन्ग्स ऑन वेडनेसडे। मिड कैप निफ्टी में हम लोग चेक कर लेते हैं। मिड कैप निफ्टी का भी मैं डेली टाइम फ्रेम में मुझे दिख रहा है कि एक सपोर्ट है 13,000। अगर 13,000 टूट गया, ये आ सकते हैं 12,500 तक आ सकते हैं। इसमें लॉन्ग जाना ही नहीं है मेरे हिसाब से, जब तक ये 13,400 500 रिक्लेम नहीं करते, इसमें लॉन्ग जाना ही नहीं है। सेल ऑन ड्रेस का जरिए इसको देख लेना। इंडेक्स चेक कर लेते हैं। तो मैंने इतना हेवी रैली इन इंडिया विक्स में कभी देखा नहीं, इतना साल हो गया। 25% इंक्रीज इन इंडिया विक्स, ये सोच नहीं सकते। तो हम लोगों ने क्लियर डिस्कशन ये जारी रखना, अगर इंडिया विक्स ऊपर जा रहे हैं आपको कभी लॉन्ग नहीं करना, इंडिया विक्स नीचे जा रहे हैं आप इंतजार करना एक बाउंस के लिए। जैसे बाउंस आएगा आप सेल ऑन राइज कर लेना। जैसे इंडिया विक्स नीचे आ रहे हैं तो मार्केट में हल्का सा बाउंस आएगा, जैसे इंडिया विक्स ऊपर जाना शुरू करते हैं आप उसको सेल कर देना, और कुछ देखने के लिए कुछ है नहीं। गोल्ड और सिल्वर में अच्छा खासा भाग रहा था, थोड़ा सा हल्का सा पॉस आया, तो ये और भी आगे भाग सकते हैं। जब तक ये वॉर चलता रहेगा, ये इसमें शॉर्ट नहीं करना। कमोडिटी में हम लोग देखेगा तो क्रूड में अच्छा खासा बढ़ोतरी 6,500 में, थोड़ा सा हल्का सा एक रिट्रेसमेंट आया है, लेकिन ये रिट्रेसमेंट के बाद ये यहाँ से 7,000 तक भाग सकते हैं अगर वॉर कंटिन्यू रहेगा तो। चलिए अब हम लोग अभी अपना शीट पे वापस चलते हैं। Let us quickly look at the technical outlook for Wednesday. तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया कहाँ शॉर्ट करना, कहाँ जो लॉन्ग जाने। मेरे हिसाब से लॉन्ग का अवॉइड कर देना, ये लेवल मैं आपको दे दूंगा, चाहे तो आप कर देना। मेरे हिसाब से लॉन्ग अवॉइड करना ठीक है, शॉर्ट का यही लेवल से आप ध्यान रख लेना। तो मार्केट में जैसे 20 MA के नीचे जैसे ही मार्केट टूट जाते हैं, आप शॉर्टिंग के लिए बैठ जाना। इस यार सबका अच्छा दिख रहा है, लेकिन आपको इसमें लॉन्ग जाना जरूरत है नहीं। The tone remains bearish till the time Nifty is not reclaiming 25,000. Sell on rest till the time market is below 20 MA. Strategy: go with the market trend and play. Avoid longs if the intraday bounces happen. So intraday में bounces आते रहे, लेकिन आपको इसको avoid करना है, ठीक रहेगा। तो हम लोग एक बार क्विकली अपना परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो क्या हुआ था, मंडे में भी हमारा प्रॉफिट परसेंटेज 46% है, लॉस ओनली 22% है, लोग लॉस में निकला है। तो ये इसलिए कि हमारा लेवल्स वाला बहुत ही क्लियर था, मैंने क्लियरली मैसेज दिया था कोई लॉन्ग जाना ही नहीं। और एक टाइम मैंने बोल दिया कि सारे जितना भी शॉर्ट से बुक कर लो, ये करीब 2 बजे करीब मैं बोल दिया कि बुक करके निकल जाओ और आगे शॉर्ट के लिए बैठना नहीं। वहाँ से 10-15 मिनट के बाद इतना बड़ा बाउंस आया तो पूछो मत। तो अगर आप लोग अभी तक मेरा चैनल में जुड़े नहीं तो आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, फालतू का जो चैनल में आप ज्वाइन मत करो। फाइनली इफ यू लुक एट द ग्लोबल फ्यूचर्स, तो कल यूएस मार्केट में नास्डैक वगैरह पॉजिटिव बंद हुआ था, लेकिन आज पूरा गिरते हुए दिख रहे। और गिफ्ट निफ्टी इज शोइंग अनदर 250 पॉइंट्स गैप डाउन, 300 पॉइंट्स ऑलमोस्ट गैप डाउन। तो कल सुबह और आज रात में कैसे यूएस मार्केट क्लोज होते हैं उसके ऊपर हमारा मार्केट भी डिपेंड रहेगा। अगर यूएस मार्केट में अच्छा खासा ब्लीडिंग देखने को मिलेगा तो हमारा मार्केट भी एक और गैप डाउन के लिए रेडी है। तो जाने से पहले कुछ डिसिप्लिन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपको अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया भर के टेलीग्राम चैनल और दुनिया भर का वीडियो में देखते रहेगा इन्फ्लुएंसर का, कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि कुछ दिन के बाद आप अपना आप लेवल्स वगैरह निकालने के लिए कामयाब हो जाएगा हमारा मार्केट में। तो लेवल्स निकालना इतना बड़ी बात नहीं, लेकिन लाइव मार्केट में मूवमेंट प्रेडिक्ट करना है सबसे मुश्किल काम है। तो लाइव मार्केट में लेवल्स और डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना हर किसी का बस का बात नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा इन्फ्लुएंसर है, वो भी ये कर नहीं पाएगा। वो लोग अनुमान बता सकते हैं, यहाँ से इधर जा सकते हैं, लेवल टूटेगा तो वो जाएगा, लेकिन ये सब बातें और भाषण देते हैं जितना भी लोग है, ज्ञानी बाबा लोग मार्केट बंद होने के बाद ही एक्टिव रहते हैं।
जो लाइव मार्केट में कोई भी बताने के लिए नहीं आते। सब मार्केट बंद होने के बाद ये लोग आके क्लेम करेगा, मैंने बोला था 2-3 दिन पहले, पिछला हफ्ता मैंने बोला था ईरान का वॉर होगा, ढिंगाना फलाना। कुछ नहीं है, सब बकवास। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, आपको अपने ऊपर काम करना है। कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको आके ये कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है। वो सब अपना काम से मतलब रखता है। वो लोग क्या चाहते हैं, आप उनका जरिए कोइन डीसीएक्स में या एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खोल दो, ताकि उनको अच्छा खासा रेफरेंस का पैसा मिलेगा, और आप जितना भी ट्रेडिंग करेगा उसका एक वॉल्यूम कमीशन भी उनको मिलते जाएगा। और इसका अलावा आपका भला कोई नहीं चाहते। लेकिन मैं आपको ये फ्री का सर्विस देता हूँ। मेरा कोई मकसद है नहीं कि आप मेरा रेफरेंस लेके कोई इधर अकाउंट करो उधर अकाउंट खोल दो, वैसे मेरा कोई प्लान है नहीं। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। लाइव मार्केट में मेरा कोशिश ये रहता है कि आपको अच्छा सा गाइड करूँ कि आप लॉस में कम से कम नहीं बैठेगा, तो एटलीस्ट प्रॉफिट में आप निकल जाएगा। चाहे तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन एक बात आप ध्यान रख लेना, जितना भी आप जो टेलीग्राम में सब्सक्रिप्शन ले रखा है दुनिया भर के चैनल में मेंबरशिप, वो सारे डिलीट कर दो, क्योंकि वो सब कोई काम आने वाला नहीं है, आपको कंफ्यूज कर देगा लाइव मार्केट में। खाली एक चैनल में या मेरे चैनल में, जरूरी नहीं है, या किसी और का चैनल में आप जुड़े रहो, आपको जो अच्छा लगेगा। चलो, भाषण भी बहुत हो गया। हैप्पी होली।